बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्वांटम नंबर। ये केमिस्ट्री में बहुत ही अहम एटॉमिक स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड है और क्वांटम नंबर से हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, शेल्स सब शेल के बारे में पता करना है। तो लिहाजा ये लेक्चर जो है ना वो सुनने वाला, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक रहेंगे तो इंशाल्लाह क्वांटम नंबर के हवाले से आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं। द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। कि ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं जो कि हमने आगे नेक्स्ट ड्राइव भी करनी है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्पेसिफाई करती हैं और उनको एक सोल्यूशन देती है। देखिए बेसिकली अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था और वो जो है बाद में उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट हुआ बोहर के एटॉमिक मॉडल से। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल के ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो राइज कर दिए थे, जैसा कि शेल और शेल्स के बारे में जो था, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लैट जो है ना रिवॉल्व करते, जो कि बाद में समरफेल्ड ने कहा नहीं कि ये एलिप्टिकल हैं। मतलब कहने का ये था कि ये जो सारी इतनी सोच डेवलप हुई थी ये बोहर की एटॉमिक थ्योरी के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट के जो है ना माइंड में ये क्वेश्चन राइज हुए, जिससे फिर शेल का कॉन्सेप्ट बना कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो है ना वो मज़ीद जब स्टडी की गई तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो 3 डायमेंशन यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है ना वो रोटेट करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों का जवाब जो है वो हमें क्वांटम नंबर से मिलता है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को जो है ना बिहेवियर को, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेज दोनों को एक्सप्लेन करती है। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बेसिकली क्वांटम नंबर का मकसद क्या है कि पोजीशन और एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली जो होते हैं एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनमें जो उनकी पोजीशन क्या है और एनर्जी कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हमने क्वांटम नंबर में सीखनी है। तो अब क्वांटम नंबर के कुछ फीचर्स हैं कि इनसे हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। दूसरी जो चीज़ हमने क्वांटम नंबर को यूज़ करते पढ़ते हुए जो है ना वो जो है ना वो ड्राइव करनी, वो ये है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें पता चलता है, फिर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है, फिर डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो किस डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने क्वांटम नंबर से सीखनी है। तो एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को अपने मुकम्मल तौर पे स्पेसिफाई करना है। सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल एम से, एन से। फिर एजमुथल क्वांटम नंबर जिसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हमने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। बेसिकली जब ये ऐसा क्वांटम नंबर होता है क्या कि द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट एनर्जी लेवल और शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो क्वांटम नंबर जो एनर्जी लेवल या शेल नंबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हमने रिप्रेजेंट किससे करना होता है, हमने इसको रिप्रेजेंट जो है वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब जो एन की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होगी, मतलब ज़ीरो नहीं होगी। पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी ज़ीरो के अलावा होगी, यानी कि एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी आगे ला महदूद तक जो है वो चले जाएगा। तो यहाँ हमें ये पता चला एन की वैल्यू से कि किसी एटम में जो एनर्जी लेवल और शेल लेवल की जो क्वांटिटी है वो इन्फिनिटी तक होती है। अब देखें हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि देखिए एटम के इर्द गिर्द बहुत सारी स्पेस होती है, वो सारे के सारे उसके एनर्जी लेवल हो सकते हैं, लेकिन हम काउंट सिर्फ वो वाले एनर्जी लेवल करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब हर एटम में इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इन्फिनिटी तक होती है, शेल्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन हम काउंट सिर्फ वो करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो शेल और एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द
न्यूक्लियस। ये जो एन की वैल्यू है बेसिकली ये शेल और एनर्जी लेवल है जो कि जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब के एल एम एन ई टी सी आर आल्सो यूज टू डोनेट वेरियस शेल नंबर। तो हमने के एल एम एन से भी हम जो है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। अब देखते हैं हम, अब एन की वैल्यू अगर 1 हो तो हम जो है ना वो कहते हैं कि ये शेल जो है ये के है। और एक शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो फार्मूला वो ये वाला 2n²। अब जो n की वैल्यू है इस n की जगह आप पुट करें, जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो इस n की जगह पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो इसका मतलब ये है कि k शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 2 है। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये l शेल कहलाएगा। और यहाँ पर हम जब इसको यहाँ पे 2 करते हैं तो 2 का ये जो स्क्वायर है बेसिकली 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब एल शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 8 है। तीसरी एन की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हो तो ये एम शेल कंसीडर होगा और यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर लिया तो 18 आंसर आया। इसी तरीके एन की वैल्यू जो है वो 4 है और ये एन जो है ना वो शेल कंसीडर होगा और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स इस फार्मूले के हिसाब से जो है ना फिलअप होंगे। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है ना आप देखें, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये वाला जो अब n इज इक्वल टू जब 1 हुआ तो ये हमारे पास जो है ना ये शेल पहला आ गया, ठीक है। तो इसको हम n इज इक्वल टू 1, इसी तरीके से जब n इज इक्वल टू 2 हुआ तो ये दूसरा शेल जनरेट हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 का ये तीसरा शेल है और इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 ये चौथा शेल है। तो यहाँ पे आपने एक बात गौर की होगी, जब n इज इक्वल टू 1 था तो जो शेल था ये न्यूक्लियस के पास था, ये न्यूक्लियस है और ये इसके करीब है। और इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 हुआ तो ये दूसरा शेल न्यूक्लियस से दूर चला गया। और इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 हुआ तो ये न्यूक्लियस से तीसरा शेल ऐसे चला गया और इसी तरीके से चौथा शेल। अब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी बढ़ती जा रही है शेल्स की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे कम एनर्जी वाला शेल n1 है, इससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो है वो n2 है और इससे ज़्यादा एनर्जी वाला ये n3 है और इससे ज़्यादा एनर्जी वाला ये n4 है। तो यहाँ पर हमें एक बोहर का जो पासुलेट था तो मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। उसका जवाब हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो लोअर ऑर्बिट है इनकी एनर्जी कम है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी भी कम होगी। लेकिन n2 यहाँ पे ये वाला हायर ऑर्बिट इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका मतलब कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इधर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो इस ऑर्बिटल में आकर जो है ना इस ऑर्बिट में आके इस शेल में आके एग्जिस्ट कर सके। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4। तो ये रीज़न थी कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करवाते थे तो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती थी। लेकिन अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है तो क्या होगा कि एक ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में उसने जाना है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इधर है वो उस एनर्जी के हिसाब से इधर नहीं रह सकता, लिहाजा उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करना पड़ेगी तब जाके वो इधर रिजाइड कर सकता है। दूसरा क्वांटम नंबर है एज़मुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब क्या है, एज़मुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द सबशेल्स। ये सबशेल्स की तादाद को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और इसको हम स्मॉल एल से जो है ना वो इसको एब्रीविएट करते हैं। और ये क्या बताता है, बेसिकली इसने शेप ऑफ एन ऑर्बिटल के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एन, और ये टोटली तौर पर एज़मुथल क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी बल्कि ये होगी वैल्यू L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब शेल्स हैं ये भी एटम में क्या है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जब शेल्स इन्फिनिटी हैं तो सब शेल भी जो है वो इन्फिनिटी होंगे। अब शेप्स के बारे में कौन कौन सा बताता है, देखें जो हमारे पास एज़मुथल क्वांटम नंबर है बेसिकली ये सब शेल के बारे में बताता है। तो पहला सब शेल जो होता है ये एस ऑर्बिटल होता है, पहला सब शेल जो है वो एस होता है और एस से मुराद जो होता है वो है स्फेरिकल, ठीक है। पी की जो ऑर्बिटल होती, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्प-वेल की तरह होती है। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है, जब ये 2 डम्प-वेल ही आगे डायग्राम दिखाऊंगा वहाँ पे ये बातें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगी। और इसी तरीके से जो एफ ऑर्बिटल है ये फ्लावर लाइक दिखता है, ठीक है।
अब सबसे पहले हम ये रिलेशन पढ़ते हैं कि n और l का रिलेशन क्या है। देखिए जब n इज इक्वल टू 1 है तो शेल जो है वो k है, अगर k शेल है तो l की वैल्यू 0 है, और अगर 0 है तो सब शेल 1s होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर l की वैल्यू 0 हो तो ये 1s यानी कि s ऑर्बिटल होगा, 1 नहीं बल्कि क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 2 हो जाती है तो सब शेल की तादाद भी जो टू हो जाती है, पहला 0 और दूसरी 1, और 0 किसके लिए, s के लिए, और 1 जो होता है ये बेसिकली p के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से ये अगर 3 की वैल्यू 3 हो जाए n की वैल्यू तो ये m सब शेल होता है, तो m सब शेल हो तो यहाँ पे l की वैल्यू होगी 0, 1 और 2। अगर 0 है तो s है, 1 है तो p है, और जो 2 है तो d है। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना ये 4 हो जाए तो n की वैल्यू जो है अगर 4 हो जाती है तो ये n शेल है, तो इसके अंदर सब शेल जो है वो l की वैल्यू जो 0 से लेकर 3 तक जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ जहन नशीन कर लेनी है कि ये जो 0 है इसका मतलब s है, 1 है इसका मतलब p है, लेकिन ये जो 1 2 लिखे हुए हैं ना ये शेल्स की तादाद है। तो इस लिहाज से हमने ये कहा था कि n की वैल्यू टोटली तौर पर जो है वो n पर डिपेंड करती है, यानी कि सब शेल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ शेल की वैल्यू पे डिपेंड करती है। और ये 0 1 2 3 ये बेसिकली किन को रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल को करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की तादाद देखें, एल अगर 0 है तो ये फार्मूला इसमें जो सब शेल तो ऐसा होगा, तो फार्मूला जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ये है 2 × 2l + 1, यानी कि ये l की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर 0 आया, 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर भी 0 आ गया, तो 0 + 1 1 आया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 2। तो इसका मतलब है एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकते हैं। इसी तरीके से जब एल की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे आप 1 लिखें तो 2 1s are 2, 2 आ गया, 2 में प्लस 1 कर दिया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें पता चला कि पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसी तरीके से डी में जो है वो 10 और एफ में जो है वो 14, सेम इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा